अनुपमा मेडिकल इंस्टीट्यूट से माला आपको आगे मिल जाएंगी। देवेंद्र जी अखिल भारतीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग से स्वागत करें भरत भाई साहब का। अनुपमा के अन्नपूर्णा वाले और सर मैं हूँ शेखावाटी का। शेखावाटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से जो भैया है माला पहना के स्वागत करें भरत भाई। ये लक्ष्मणगढ़ से आए हैं। अनुपमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग से स्वागत करें भरत भाई साहब का। शेखावाटी कॉलेज है। जीएनएमटीसी एएनएमटीसी अखिल भारतीय सीकर कॉलेज ऑफ नर्सिंग सीकर। अनुपमा कॉलेज अखिल भारतीय अनुपमा कॉलेज जिंदाबाद। नर्सिंग का एक ही लाल, नर्सिंग का एक ही लाल। भरत भाई तुम संघर्ष करो, भरत भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, जय हो, भारत माता की। जय हो। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी सीएचओ जिन्होंने स्वागत कर दिया जो स्टेज पे खड़े हैं प्लीज अनावश्यक रूप से न खड़े हो। स्वागत करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करें। ये तो अनिल जी पारिक आगे आ जाए अन्नपूर्णा कॉलेज से स्वागत के लिए। अजय चौधरी, अनिल जी पारिक, बिग फैन ऑफ भरत बेनीवाल। स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। इतिहास जी गोदारा अन्नपूर्णा कॉलेज आगे आ जाए। हाँ ठीक। अजय ये कैमरा ने छीन लिया। बच्चों को भी थोड़ा सा। पारिक जी बिग फैन ऑफ भरत बेनीवाल। तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए बिग फैन का। जो गुलदस्ता देके भाई साहब का स्वागत करेंगे। कौन कहता है इस सांसारिक जीवन में असंभव काम संभव नहीं होते। हम कहते हैं भरत बेनीवाल ने करके दिखाया नर्सिंग में ऐसा जो 7810 सीएचओ को पोस्टेड किया है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए भरत भाई साहब का शेखावाटी की इस पावन धरा पे। जीएनएमटीसी योगेश चौधरी जी भरत भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। अनिल जी पारिक बिग फैन ऑफ भरत बेनीवाल। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। अनिल जी पारिक गुलदस्ता प्रदान करेंगे भरत भाई साहब को। नवीन जी अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का। सुरेश भामा स्वागत करें भरत भाई साहब का। बिग फैन ये है आपके सामने बिग फैन ऑफ भरत बेनीवाल। अनिल जी पारिक जो माला डाल रहे हैं आप सब देख रहे हैं इनको। इनको अगर अपनी लाइफ में अगर किसी से लव है तो वो सिर्फ भरत बेनीवाल से। भरत बेनीवाल जिंदाबाद, भरत बेनीवाल जिंदाबाद, भरत बेनीवाल जिंदाबाद। सबका स्वागत कर। नवीन जी कुमार गुलदस्ता देके भरत भाई साहब का स्वागत करेंगे। ये भी बहुत स्टार है भरत बेनीवाल के। भाई आप साइड में हो रहे हैं। के साथ स्वागत होना चाहिए भरत भाई साहब का। 1 मिनट हट जाओ यार। कन्हैया चंदीवाल अखिल भारतीय स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का गुलदस्ता देके। महेंद्र जी भामू गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे।
सुरेश जी बामा, महेंद्र जी बामा स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का। रवि जी कुमार, ये स्टार ऑफ अन्नपूर्णा कॉलेज, स्वागत होना चाहिए इनका भी। स्वागत की इस मेला में रूपाराम जी डूडी स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का। एक तो रूपाराम जी विधायक हुए थे पहले। एक तो रूपाराम जी एमएलए हुआ करते थे विधानसभा में, और एक भरत भाई साहब के स्टार है ये रूपाराम जी। शेखावाटी कॉलेज से राहुल मीणा स्वागत करेंगे, आगे आ जाओ राहुल मीणा, ब्लैक जैकेट। सुरेश बाबू गुलदस्ता देके स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का। 30,000 पूरा दिखा रहा। इतिहास जी गोदारा जहाँ भी एक बार स्टेज पे आए, इतिहास जी गोदारा भरत जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग CHO। शेखावाटी कॉलेज अखिल भारतीय क्या अखिल भारतीय कन्हैया जी अखिल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग से स्वागत करेंगे। और ये शेखावाटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से आए हैं भैया, ये स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का। राहुल मीणा, जिनको मैंने मॉर्निंग में कॉल किया था भरत भाई साहब के स्वागत के लिए। तालियों में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। जो CHO चेयर पे बैठे हैं, आपको पता है भरत भाई साहब का कितना लंबा संघर्ष, यानी 2019 की भर्ती और 2021 में, और राजस्थान में नहीं अभी तो पूरे इंडिया में सबसे अगर बड़ी भर्ती हुई है CHO की तो राजस्थान में हुई है। सुरेश बामू स्वागत कर रहे हैं। सुरेश बामू, इतिहास जी गोदारा, जिनका नाम ही इतिहास है, वो रचेंगे इतिहास। स्वागत करेंगे भरत भाई साहब का माल्यार्पण करके। अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरी विनम्र अपील है कि साइड में जो भी कैंडिडेट खड़े हैं प्लीज वो चेयर पे बैठ जाएं, और ऐसे लगना चाहिए कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, या सामने पीछे जाके खड़े हो जाएं। चेयर ले लो, चेयर नहीं है तो पीछे साइड में खड़े हो जाए, पीछे चेयर लगी हुई है। चेयर बड़ी है ना, पीछे और ले लेंगे आप। अब भरत भाई साहब की बहुत ही अपने जीवन की संघर्ष की कहानी रही है, वो आप सभी को पता है। इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मैं तो जब से नर्सिंग प्रोफेशन में आया हूँ, जब से इनको देख रहा हूँ, इनका बहुत ही लंबा संघर्ष हो गया। अब आपके सामने की 2019 में CHO की भर्ती आई थी, और सबसे लंबी भर्ती, जिसमें सबसे ज्यादा अगर रिटेल लगी हो किसी भर्ती में, राजस्थान की सबसे पहली भर्ती है जिसमें सबसे ज्यादा रिटेल लगी है। और उसको पूरा करवाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो वो सिर्फ भरत बेनीवाल। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत होना चाहिए। युवा, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, अगर नर्सिंग प्रोफेशन में किसी से आज तक 1 टका पैसे का नहीं लिया, किसी से आज तक एक चंदा, एक पैसा किसी से नहीं लिया, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपने लिए, तो अपना इतना फर्ज बनता है कि उनका स्वागत तो हम कर सकते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। जोरदार स्वागत होना चाहिए। भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, भरत भाई तुम संघर्ष करो, भरत भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस शेखावाटी वीरों की भूमि से, यहाँ से जयपुर तक आवाज जानी चाहिए, विधानसभा तक,
और सभी एमएलए को पता लग जाना चाहिए कि भरत बेनीवाल की दाढ़ आज सीकर में है। भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, भरत भाई तुम संघर्ष करो, भरत भाई तुम संघर्ष करो। अब सभी साथी दोनों हाथ ऊपर उठा के और भरत बेनीवाल जी को आश्वासन देंगे कि अगर वो रात को 12 बजे हमें पुकारेंगे तो हम उनके साथ हैं। दोनों हाथ ऊपर करो और जयकारा लगाएंगे, भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। नवीन जी कुमार भरत भाई साहब के बारे में 2 शब्द कहेंगे, प्लीज अटेंशन, सुनो। नवीन जी आगे आ जाओ। भरत भाई साहब का सीकर में बहुत बहुत स्वागत है और बाकी तो अगर संघर्ष की दुनिया में सिर्फ नाम है तो वो एक है, सिर्फ भरत बेनीवाल। अब भाई साहब अपना स्पीच स्टार्ट करेंगे, सभी ध्यान से सुने। भरत भाई साहब। वहीं दे दो, वहीं दे दो, उधर ही दे दो ये माइक हाथ में। जो भी हमारे सीएचओ की गर्ल्स लीडर है सबसे पहले वो बोलेंगे, इनको आगे आना चाहिए। एक सब्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए हमारा, पहले गर्ल्स बोलेंगे। मैडम आप बोलो प्लीज, बोलो। इतने सम्मान के साथ कितने सीएचओ बैठे हैं आपको बुलाने के लिए, बोलो। रेखा जी मैडम बोलेंगे। चलो कोई नहीं, इनको शर्म आती है, थोड़ा सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब वैभव भाई साहब बोल रहे हैं क्या? लो भरत भाई साहब। भरत बेनीवाल, भरत बेनीवाल, भरत भाई तुम संघर्ष करो, भरत भाई तुम संघर्ष करो। भरत जी बेनीवाल, अब मैं उनसे विनम्र अपील करूंगा कि वो अपना स्पीच स्टार्ट करें। वैसे तो आप सभी को पता है कि माइक की जरूरत है नहीं, शेर की तो दहाड़ ही काफी होती है, क्योंकि बिना माइक के भाषण देने में ज्यादा मजा आता है। क्योंकि दहाड़ते हुए भाषण ज्यादा अच्छा लगता है। वो इसलिए अच्छा लगता है कि सरकार को भी पता रहना चाहिए कि बब्बर शेरों से उनकी टक्कर है, कोई आम आदमी से टक्कर नहीं। अब सबसे पहले तो सीकर की इस पावन धरा पे आप सभी ने इतना सम्मान दिया, स्वागत समारोह रखा, और ये जो क्रांति मार्च चल रहा है, एक तरीके से सभी जिलों का दौरा चल रहा है और उद्भव क्रांति मार्च इसका नाम रख रखा है अपन ने। और इसमें सभी जिलों में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं का भी निराकरण करेंगे और साथ में जितनी समस्याएं हैं उनको भी एकत्रित करेंगे। साथ में जो मुद्दे हैं जिनको सॉल्व करना चाहिए, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए, उन सभी को भी इकट्ठा करेंगे। और एक एक सीएचओ की पर्सनल भी अगर प्रॉब्लम है तो उसकी भी समस्या का समाधान करने के लिए अपन लोग भागदौड़ कर रहे हैं। साथ में अन्य जो मेडिकल प्रोफेशन के सारे जो कोर्सेज हैं उनसे भी संबंधित सारी समस्याएं हैं जिनको अपन निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग काबिल हो गए तो ऐसा करना चाहिए कि भाई जिस दिन खुद काबिल हो जाएं तो अपने देश के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए भी मेरे हिसाब से काम करना बनता है अपन सभी का। तो अपन सब करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का? क्योंकि ज्यादातर लोग नौकरी लग जाते हैं और नौकरी लगने के बाद क्या है, वो भूल जाते हैं कि भाई आगे आने वाले भविष्य में हमारे प्रोफेशन को भी सुधारना हमारा कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य जो है ना, उस कर्तव्य को भी हमें याद रखना है। तो अब आए हैं तो मुख्य कारण तो आप सभी को पता है कि भाई अपन लोगों के सभी साथियों ने आज इतना कहा, सभी साथियों ने। और पारिक जी हैं, जैसे वो कह रहे थे, बिग फैन भी बता रहे थे कि हम भरत बेनीवाल जी से लव अगर किसी से है तो भरत बेनीवाल जी से, वो यूं कह रहे हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, जो इंसान मेरा सपोर्ट कर रहा है ना, मैं दिल से कह रहा हूं, पूरी जिंदगी वो आदमी चाहे सपोर्ट करे नहीं करे, जो नहीं भी करेगा ना तो भी इतना काम करेंगे इस प्रोफेशन के लिए, इस देश के लिए इतना करके जाएंगे कि हर आदमी
जो विरोधी है ना वो भी ये कहेगा कि यार मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूं लेकिन भरत बेनीवाल के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। साथियों, अपन को ये सिस्टम बदलना है, इसके लिए भागदौड़ चल रही है और आपने उसको एक नया आयाम दिया, एक नया स्टेज दिया, एक मंच दिया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद और इतना सम्मान करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा सीकर का एक एक सीएचओ, वैसे तो पूरे इंडिया के ही है, सभी साथ हैं, राजस्थान के ही हैं, लेकिन साथ में जो सीकर के जिन जिन सीएचओ ने जिन्होंने सम्मान दिया उनके लिए तो तहे दिल से साथ हुई हूं, बाकी सबके भी हम साथ हैं तहे दिल से। और कभी भी आधी रात को मुझे याद कर लेना, हमेशा आप लोगों के लिए कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, जायज चीज है, उसके लिए हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा। अगर तुम्हारे किसी सीएचओ की तरफ इतनी सी खरोच भी कोई करने की कोशिश करेगा, जिस हाथ से वो खरोच करने की कोशिश करेगा उस हाथ को उखाड़ के फेंक देंगे, ये गारंटी है। साथियों, सबको एक चीज बोल देता हूं कि अब आज सीकर की इस पावन और वीर धरा और शहीदों की धरती, शेखावाटी तो आप सभी को पता है शहीदों की धरती है ही, और बॉर्डर पे जो ये जवान अपने यहाँ के इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो जो कोरोना नाम का एक अदृश्य दुश्मन हमारे विश्व में पैदा हो गया है, इस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई के लिए सबसे अहम भूमिका 4 महीने अभी आप लोगों ने निभाई। बिना सीएचओ अभी पूरी तरह से नहीं हुए थे, उसके बावजूद आप लोगों ने इतनी अहम भूमिका निभाई। तो आने वाले वक्त में सीएचओ ने खुद ने अपने आप को साबित कर दिया कि हम सरकार से पैसे के लिए नहीं, इस देश सेवा के लिए, इस जनता सेवा के लिए हम लोगों ने ये सीएचओ ज्वाइन किया है। और चलो ठीक है, पारिवारिक तो सभी का होता ही, अभी काम करना है तो साथ में उसका जायज वेजिस भी मिलनी चाहिए, वेतन भी मिलना चाहिए, ये तो है ही नियम। लेकिन सच में सच्ची देश सेवा भी अपन लोगों ने शुरू की, तो उसका भी सरकार को आगे सोच के मैं तो ये कहता हूं कि इनको परमानेंट का भी बहुत जल्द कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? कर देना चाहिए ना, और नहीं करेंगे तो लट बजा के ले लेंगे, है ना? कर दे तो अच्छा है ना, नहीं तो पहले भी मंत्री आगे आगे और पीछे अपन आगे मंत्री जी पीछे लट लेके भागे। पहले वसुंधरा के लिए ये मैसेज चला था, वसुंधरा जी के लिए, ध्यान है आपको? ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग वसुंधरा भरत बेनीवाल आया, याद है? झुंझुनू वाला काले झंडे वाला हुआ था ना कांड, इंडिया का सबसे बड़ा कांड है ना? तो गहलोत साहब भी भूले नहीं, क्योंकि गहलोत साहब के तो वैसे ही सरकार कभी गिर जाते हैं, फिर पानी पी के उठ रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल से मर मर के सरकार चल रही है। तो इसको तो जिस दिन पलटना होगा, मेरे हिसाब से 7810 सीएचओ बहुत है और भी साथी मेडिकल वाले हैं ही। आप सरकारों को जागना पड़ेगा। सीएचओ की एक भी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो राजस्थान के इतिहास में ये कहा जाता है कि रेजिडेंट्स की स्ट्राइक है, डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो बहुत खतरनाक स्ट्राइक होती है। लेकिन राजस्थान का इतिहास याद रखेगा। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूं, 2 यूनिटी अपन लोगों में अब हो रही है और धीरे धीरे यूनियनबाजी से दूर होकर अपन लोग जो कदम दर कदम चल रहे हैं ना, फिलहाल मैं कह रहा हूं राजस्थान के इतिहास में सीएचओ से जबरदस्त यूनाइट और जबरदस्त संगठन और जबरदस्त मोर्चा किसी का नहीं बनेगा। पूरे राजस्थान का सबसे मजबूत मोर्चा यही बनेगा। और मेरा सपना है कि जिस दिन इस तरह का सीएचओ का सिस्टम होना चाहिए, जिस दिन सीएचओ ने झूठी एक खबर भी डाल दी ना अखबार में कि ये काम नहीं हुआ तो सीएचओ स्ट्राइक पे, तो सरकार तुरंत रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि सीएचओ की ये मांगे हमने मान ली। और शायद ऐसा होगा, 100% होगा, क्योंकि कर्मचारी संघ जितने भी अपने प्रोफेशन के जितने भी कर्मचारी संघ बने हुए आप सभी को पता है कि सभी कर्मचारी संघों में 15-15 कर्मचारी संघ तो केवल नर्सिंग में बन गए, फिर ऐसे पैरामेडिकल में बन गए, ऐसे फार्मेसी में बन गए, ऐसे सब में बनते जा रहे हैं। और काम कोई करना नहीं चाहता। गाड़ी का अध्यक्ष की प्लेट लग रहनी चाहिए, महासचिव की प्लेट रहना चाहिए, सचिव की प्लेट। इस चक्कर में तो एसएमएस अकेले में 400 आदमी काम नहीं करते, बैठे रहते हैं वहां पे, पूछते हैं कभी सचिव को पता नहीं है, जबकि सचिव साहब से 100 रुपए धुलाई भत्ता 8 साल से नहीं बढ़ रहा अब तक नर्सेज का, है ना? पदनाम परिवर्तन की फाइल पे फिर से ऑब्जेक्शन आ गया। नर्सिंग ऑफिसर पदनाम परिवर्तन होना था, अब तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2 आदमी बढ़वाने जाते हैं, 3 उसके पैर खींचने के चले जाते हैं कि नहीं सर इससे तो वेतन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये दूसरे वाले करवा लेंगे तो इनका नाम पे इसके श्रेय पे चला जाएगा सारा काम।
तो डरते ही है कि श्रेय नहीं चला जाए। और पिसता कौन है? हम आप जैसे साथी लोग, जिनको वास्तव में पता ही नहीं रहता कि ऊपर चल क्या रहा है और चल नहीं रहा है। अब तो ये भी पता रहता है सीएचओ को या अपने अदर जो पैरामेडिकल वाले या मेडिकल वाले, फार्मासिस्ट, मेडिकल वाले जितने भी हैं, सबको ये पता है कि कौन सी फाइल आज कौन से डिपार्टमेंट में कितने बज के कितने मिनट में पहुंच गई। हम लोग इस तरीके से पीछे लगे रहते हैं उन फाइलों के। अब अधिकारियों को खुद को नहीं पता कि फाइल, अब अधिकारी खुद हमसे फोन करके पूछते हैं, यार भरत ये फाइल कहाँ तक पहुंच गई है, खुद अधिकारी। तो अगर जैसे प्रयोगशाला साइड है, कुछ भर्तियां हैं जिनकी पूछ रहे हैं कि भाई यार ये कब तक आ जाएगी, तो अधिसूचना कब तक अपन जारी कर सकते हैं, अपन को सूची तैयार करनी है, कैसे नहीं करनी है। 7810 पदों पे भर्ती थी, 74,000 लोगों ने भर्ती में 94,000 लोगों ने फॉर्म भरे, 74 से 75,000 लोग इस भर्ती में एग्जाम दे पाए थे। आप सभी को ध्यान है, इतनी बड़ी एग्जाम शायद इंडिया में कहीं नहीं हुई होगी। फिर ऊपर से सबसे पहले इस भर्ती के अंदर, सीएचओ के अंदर शुरुआत हुई 2500 भर्तियों से। उस वक्त भी मेरा वीडियो मिलेगा, आप देख लो, वो भी 2500 भी अपन लोगों ने आंदोलन करा के कैसे शुरू करवाई थी। आप देख लेना, पीछे के सारे वीडियो निकाल लेना, इतिहास। सीएचओ नाम लिखते तो भरत बेनीवाल आ जाता है यूट्यूब पे, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो पहले वाली 2500 थी उसमें भी अपन लोगों ने संघर्ष करके कैसे जैसे करके करवाई थी, लेकिन मंत्री जी नए नए आए थे और मंत्री जी और समीर शर्मा जी थे, जो इनकी आपसी जो लड़ाई थी, आपसी जो रंजिश थी, उस रंजिश के अंदर मामले में, हालांकि समीर शर्मा जी वास्तव में ही रियल में राजस्थान का सबसे ईमानदार ऑफिसर है और सबसे बढ़िया ऑफिसर है, और उस व्यक्ति पे झूठे आरोप लगा के चाहे कैसे भी उस भर्ती को रद्द किया। 28 लोग इसमें सस्पेंड हुए। एसओजी की जांच चली 1.5 साल तक। जैसे ही जांच खत्म हुई, अपन ने आंदोलन करने, क्योंकि पहले आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं था नई भर्ती के लिए, क्योंकि जब तक जांच खत्म नहीं होनी थी नई भर्ती नहीं आनी थी, सभी को पता है। और जैसे ही खत्म हुआ, अपन ने आंदोलन किया। कोविड में जब पूरी दुनिया अपने घरों पे बैठे थी, आज सभी सिर्फ एक ही आपके भाई का वीडियो देखते होंगे, और चाहे 10 लोग, चाहे 20-50 लोग, कितने भी लेके मैं पहुंचता था। स्वास्थ्य भवन हम लोग पहुंचे, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, इतनी मुश्किल से 2310 की विज्ञप्ति जारी करवाई। 2310 की विज्ञप्ति जारी करवाई तो फिर इन्होंने, क्योंकि कोरोना से तो इतना भयंकर डर था कि यार पता नहीं कोरोना क्या बवाल है, लोग इतने भयंकर डर गए थे, लेकिन अपन ने हार नहीं मानी कि नहीं डरेंगे, होएगा तो हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ये सही मौका था, कोविड के समय में सही मौका था सरकार को दबाने का, क्योंकि अपन लोग मेडिकल फील्ड से थे और इससे बढ़िया मौका अपने पास नहीं था, और अभी आगे भी मौका आ रहा है। हालांकि हम इसे मौका नहीं कह सकते, ये देश के साथ खिलवाड़ था, लेकिन अपने मेडिकल वालों के साथ जो शोषण कर रही थी सरकार, उसके खिलाफ एक ये मौका था कि भी उस वक्त अपन लोग अपने एक दूसरे की जो मांगे हैं पूरी वो करवा सके। और ऐसे वक्त में जब सरकार अपनी लाभ उठा लेती है, वोट लेने के बाद पूछती है क्या कोई भी सरकार अपन को? और मैंने तो देखा नहीं, राजस्थान में किसान भी दुनिया चिल्लाती है, लेकिन किसानों के लिए भी कोई नहीं बोलता। किसानों के लिए कौन बोलता है? किसान बिल के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो गए होंगे। उन्हीं नेताओं को, मैं उनमें से कुछ एक नेताओं को तो ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपको किसान बिल, तीनों किसान बिलों के अगर नाम पूरे बता दे तो भी मैं मान जाऊं कईयों को। तो ये हालात है अपने देश के। हर चीज के लिए आंदोलन, मैं ये नहीं कहता फेयर होगा, सारे आंदोलन फेयर होते हैं, ज्यादातर भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को अपन को दरकिनार भी नहीं करना चाहिए कि अपन को भी जागरूक होना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपन को तुरंत आवाज भी उठानी चाहिए। लेकिन आज जो आंदोलन चल रहे हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो 2310 भर्तियां आई कैसे जैसे करके, फिर 23,000 वाला मामला अटकता। मुझे पता चल गया था कि पहले 30,000 फॉर्म भरे गए थे, तो उनमें से रिट लगाएंगे। 2-3 लोगों ने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे रिट के लिए। तुरंत अपन ने सबसे पहला उलझटा तो वही खत्म किया कि 30,000 लोगों के भी इसमें फॉर्म भरवाओगे, तो वो पुराने वालों को भी मौका दिया गया और उनके पैसे नहीं लगे, आप लोगों को पता है, क्योंकि फिर वो कोर्ट में चले जाते कोई न कोई 10-20, फिर अटक जाती। फिर वहां से अटकने से बचाया तो फिर इसमें होम्योपैथिक, फार्मासिस्ट, जितने भी अदर जो कोर्सेज वाले थे, 2300 रिटें लग गई। 2238 रिटें लगी थी, ध्यान है ना आपको? 2300 के लगभग रिटें लग गई कि हमें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए, है ना। और उस टाइम जब 2015 में अपन ने जब ये सारा सिस्टम लेके आए थे, दवा लिखने के अधिकार के लिए अपनी लड़ाई शुरू हुई थी। आप सभी को पता है कि भी नर्सेज को भी दवा लिखने का अधिकार दिया जाए। और उस 2015 की लड़ाई के बाद जब भारत सरकार से, केंद्र से जेपी नड्डा जी केंद्रीय चिकित्सा मंत्री थे उस वक्त, बड़ा आंदोलन था, अच्छी मजबूत थी पैरवी। अपन लोगों की 350-400 अभ्यर्थी वहां जंतर मंतर पे बैठे थे। पुराना जैसे फेसबुक पे पुराना खोलोगे ना, सारा आ जाएगा उसमें। तो वो अपना सफल रहा। उसमें जेपी नड्डा जी ने उस वक्त जेपी नड्डा जी तो क्या, जो रास्ते से
मतलब आंदोलन करना एक अलग बात होती है, लेकिन उसको जीतना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी रणनीति कितनी खतरनाक है। आप सरकार को बढ़िया तरीके से आप उस चीज की प्रेजेंटेशन तैयार करके दो, ज्यादा बड़े आंदोलन की जरूरत ही नहीं है। ठीक ठाक आंदोलन करके भी और आप अधिकारियों को ये बता दो कि भाई हाँ ये इस तरह से तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें ना तो आपका नुकसान या हमारा नुकसान है, और ये हमारे साथ गलत हो रहा है, इसका कैसे तरीके से समाधान हो सकता है। तो कोई भी सरकार में जो काम होती है सरकारें नहीं करती, अधिकारी करते हैं, बाबू लेवल के लोग करते हैं। फाइल में एक छोटी सी चीज की ढिलाई छोड़ दी ना, अगर एक बाबू ने एक लाइन, अब कहते हैं कई लोग कि सीएम साहब से बात हो गई, ये कर देंगे वो कर देंगे। सीएम साहब मान लो अगर अधिकारी को भर्ती को अटकाना ही है तो इतना ही कहना पड़ता है, सीएम साहब के यहां से फोन आ गया ओएसडी के यहां से कि साहब इस भर्ती में क्या चल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, बच्चे आए थे मेरे पास। इतना ही कहते हैं अधिकारी साहब, कोर्ट में मामला लंबित है, कोर्ट में निपटते इनका समाधान कर देंगे, गए ना काम से। इतनी सी बात कहनी पड़ती है। तो कुछ नहीं होता है, सारा खेल फाइलों का होता है। फाइलों में क्या लिखा है, अधिकारियों ने किस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, वो फाइल रिजेक्ट होके आएगी या अपनी सफल होके आएगी, ये चीज उसमें ऑब्जेक्शन लग के आएगा, ये सारी चीजें अपन लोगों पे भी निर्भर करती है कि अपन उसमें अपने दस्तावेज कैसे पेश करते हैं उनके सामने। इनको तो करा कराया चाहिए, अधिकारियों को जितने बाबू हैं इनको भी करा कराया चाहिए पूरा कि भाई अब मान लो ब्रिज कोर्स के लिए था, ब्रिज कोर्स के लिए इतनी चीजें अपन लोगों ने अवेलेबल कराई, इतनी चीजें अवेलेबल कराई। 7810 का आपको लगता है कि इंडिया के इतिहास में तो आज तक कोई 7810 ब्रिज कोर्स मेरे हिसाब से तो हो नहीं सकता, और 2500 से ऊपर कहीं भी ब्रिज कोर्स लोगों को नहीं करवाया गया। इनकी क्या मंशा थी कि 2 हिस्सों में करा देते हैं, एक बैच टॉपी बना देते हैं, एक बैच 1 जनवरी से चालू कर देंगे, और जैसे ही 1 जनवरी वाला बैच शुरू करते ऊपर से 3350, नीचे से 3350, फिर भी 100-200 रह जाते है ना, फिर अगले तक पहुंच जाते। अब एक बात बताओ, 3350 को ये ब्रिज कोर्स शुरू करवा देते तो आगे वाले 3350 उस पे स्टे लेके नहीं आते क्या, ये बताओ। और ये मामला कोर्ट में जाता उलझा, है ना। फिर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का इनको ज्ञान दिया कि इग्नू में दोनों शिफ्टों में करवा दो, फिर भी 100-200 रह रहे थे, ये बैठ नहीं रहे थे। फिर इन्होंने ही कहा कि भी ये प्राइवेट कॉलेज को भी लेते हैं तो कैसे करके क्या सिस्टम बैठ सकता है। मैंने कहा भी कोई इसको भी लो, मुझे तो ब्रिज कोर्स चाहिए, हमें तो हमारा तो जल्दी से जल्दी ब्रिज कोर्स करा के अपन दिल्ली से वहां से नोटिफिकेशन दिलवाए इनको, बजट लैप्स हो जाएगा। इन लोगों की हालत क्यों नहीं देना चाहते मैं बताऊं। राजस्थान में सबसे कम सैलरी है, उसका कारण पता है क्या आप लोगों को? ओरिजिनल कारण यह है कि 60-40 का रेशियो रहता है एनएचएम के अंडर में, और अदर विभागों में भी अभी मेडिकल कॉलेजेस का जो आया ना, 15 मेडिकल कॉलेज होके आई हैं, इनमें भी अब वैकेंसी निकलनी शुरू हो जाएंगी। उसका भी अपन ने एक बड़ा समाधान कर दिया, वो मैं बता दूंगा क्या किया है। क्या करते हैं, 60 और 40 का रेशियो होता है। राजस्थान सरकार जैसे 40 देगी, कोई भी राज्य सरकार हो वो 40% देगी और 60% केंद्र सरकार देगी। अब 60% केंद्र सरकार वाले तो कह रहे हैं हमसे तो कितने की भी पीआईपी ले जाओ आप बनवा के, हम दे देंगे, लेकिन सरकार, राज्य सरकार को भी उसके अनुकूल 40% देना पड़ेगा। और ये 40% तो छोड़ो, जो 60% दिया जाता है उस 60% में से भी आधा उड़ा देते हैं। ये चीज आपने नोटिस की होगी। 7000 केवल वेतन मिलता है, 7900 रुपए में नर्सेज के साथ शोषण हो रहा है, 7500 में लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, रियल 7-8 हजार। 23 कैडर ऐसे हैं। नर्सिंग ट्यूटर जो एनएमटीसी पे नर्सिंग ट्यूटर है उनकी केवल और केवल 14,000 रुपए सैलरी है, जिसको प्राइवेट कॉलेज में भी 35-40 हजार रुपए सैलरी मिलती है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? क्यों है? क्योंकि वही कर्मचारी संघ और अदर चीजें। अरे कर्मचारी संघ बनाओ, आप एकजुट हो जाओ, सारे एक जगह आओ, और नहीं आओगे तो फिर एक कमरे में लेना पड़ेगा, हमें अपने हिसाब से लेना पड़ेगा ना। नहीं आएंगे एक जगह पे तो दूसरे तरीके भी अपने पास। मैं तो खुली धमकी दे रहा हूं, वीडियो लाइव चल रहा है, आप लोग एक जगह पे आ जाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। नहीं तो हमें करना भी आता है, सभी एकजुट होकर लड़ो ना, क्या दिक्कत है? आज रेजिडेंट्स स्ट्राइक पे आते तो अपने को भी उसमें साथ देना चाहिए, और अपने वाले स्ट्राइक करें तो उनको भी अपना साथ देना चाहिए। सीधी सी बात ये मैं कह रहा हूं, राजस्थान के अगर नर्सेज भी एक दिन की स्ट्राइक पे आ जाए ना, सिर्फ राजस्थान के नर्सेज एक दिन नहीं 3 घंटे एक साथ में स्ट्राइक पे आ जाओ, मैं कह रहा हूं ये सरकार है ना, ये खुद भागी हुई आएगी कि कौन कौन है, ढूंढेंगी कि कौन है, किससे वार्ता करनी है, क्या करना है, आगे क्या करना है, कौन सी तुम्हारी मांगे हैं जिनका समाधान करना है। लेकिन एकजुटता नहीं है। कांग्रेस आती है तो बीजेपी में जो एक्टिव रहते हैं ना, जो कर्मचारी संघ, वो वाले एक्टिव हो जाएंगे कांग्रेस का विरोध करने के लिए। बीजेपी के टाइम पे कांग्रेस वाले विरोध करने के लिए वो एक सब अपने अपनी पार्टियां पकड़ रखी इन्होंने, और पार्टियां चल रही हैं मान लो कर्मचारी संघों में भी लगभग। लेकिन सच्चाई है कि रियल में कोई लड़ना भी चाहता है तो उसको ये दोनों मिलके फिर पटकनी दे देते हैं। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो अब देख लो, सीएचओ में कोई बीच में नहीं आया ना,
अपन लोगों ने भागदौड़ की, सब लोगों ने तो एकजुट हो गए पूरी तरह से। अगर अभी भी इन लोगों से जुड़ जाते, कुछ और हो जाता, तो शायद मेरे हिसाब से किसी का कुछ नहीं हो पाता। अब जैसे उसके बाद देख लो, फोरम खुलवाए, आंदोलन किया, उस हर 50 से ऊपर आंदोलन हो चुका है, 58-59 आंदोलन हो गए अब तक इस सीएचओ भर्ती में। लेकिन 6 महीने में भर्ती कंप्लीट हो गई। राजस्थान के इतिहास की नहीं, शायद इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है, जो केवल 6 महीने में पूरी करवा ली अपन लोगों ने। और ये जीत देखो आप, सबसे पहले हर चीज में दिक्कत आई कि नहीं आई। 2300 लोगों ने फॉर्म कोर्ट से लगा दिए थे ना, अदर फील्ड वाले। मैंने गाइडलाइन लाके पटक दी इनके सामने की ये रही गाइडलाइन, कोर्ट में ये पेश कर दो। और कई लोग यूं कहते हैं कि भाई साहब आयुर्वेद वाले साथियों को भी एलिजिबल किया गया इसमें। तो आयुर्वेद वाले साथियों को एलिजिबल, विकास और वो अजय जी, वो जो साथ थे अपने, जो उन्हीं को अपन नहीं करवाया था आयुर्वेद को इसमें शामिल कराने का पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। एक चीज बताओ, आपके साथ डॉक्टर्स फॉर्म भरते हैं, अपन लोगों की डिग्निटी मेंटेन हुई कि नहीं हुई? इस बात की खुशी नहीं है क्या कि एमबीबीएस वाले भी ये कह रहे हैं कि मेरे को भी सीएचओ में मौका दो? है एमबीबीएस वाले ने ज्ञापन दिया है ना कि हमें भी सीएचओ में मौका दो। है मजा आया कि नहीं आया? तो मेरे को तो इसी में खुशी है कि है ना, एक इज्जत जो है ना, जो इज्जत बननी चाहिए ना, वो इज्जत बनाने में हम सफल रहे। और जो डिग्निटी मेंटेन करनी थी उसमें भी हम सफल रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती के अंदर फिर फॉर्म के लिए आंदोलन करना पड़ा। सभी को पता है, फॉर्म खुलवाने के लिए आंदोलन करने पड़े। फॉर्म खुलवाने के लिए आंदोलन किया तो वो साइटें हैंग होने लग गई, फिर आंदोलन करी, फिर डेट बढ़ाई, फिर आंदोलन किया, फिर 3 दिन बोले ना। 30,000 वाले कई लोग थे जिनके वो पुराने अलग अलग वो आधार कार्ड से भरा गया और वो पहले वाली समस्या आई, तो फिर वापिस वो 3 दिन का करेक्शन के लिए टाइम दिलवाना पड़ा आंदोलन करके। फिर आंदोलन किए तो कैसे जैसे करके परीक्षा तिथि तय हुई, वो भी फिर से आगे से खिसका ही नहीं हूं, बोले एक बार उसको नहीं होगी डेट को, ध्यान है ना आपको। फिर डर बैठ गया कि ये तो समित शर्मा जी सर वाली कहानी होने जा रही है वापिस। तो फिर आंदोलन किया, तो फिर कैसे जैसे करके वो तिथि ली अपन लोगों ने, फिर आंदोलन किया। और जबकि कोविड चल रहा था, कोई भी घर से नहीं निकलता था, फिर आंदोलन किए तो जाके ये इसके बाद में इसका रिजल्ट जारी करवाया। मुश्किल वहां पड़ाव पे कई साथी लोग भी थे, सुरेंद्र भाई ये लोग वहां मौजूद भी थे, सभी साथी लोग। सभी को ध्यान है, डबल का डीवी का हुआ तो फिर वापिस आंदोलन। बीच में क्या क्या दिक्कतें आई देखो, ओबीसी प्रमाण पत्र वाली कितने कोर्ट केसेस होते हैं, 2000 रिटे, लगभग 2800-2900 रिटे तो सिर्फ ओबीसी प्रमाण पत्र, SC/ST प्रमाण पत्र वाला जो 1 साल का समय मांगा बढ़वाया वो, उसके बावजूद भी फिर उनको मौका दिलवाया सभी को। नहीं तो ये भर्ती मेरे को तो लगता नहीं है, शायद 7810 की भर्ती में 6800 से 6900, 7000 क्रॉस हो गई अब तो। रिटे लगना 74,000 में से, ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? आप बताओ, राजस्थान के इतिहास में इतनी रिटे शायद ही किसी में, क्योंकि 2-3 वकील इतने खतरनाक कि खुद के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कटिंग डालते हैं अखबार में, सिर्फ जवाब मांग लिया या नोटिस दे दिया ना, तो भी उस अखबार में ऐसी खबर लगवाएंगे कि ये काम ही हो गया 100%, और ऊपर खुद का नाम और फोन नंबर दोनों लिख के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल। और तुरंत बच्चे, और यार ये तो करवा रही है मैडम, करवा रही है। एक मैडम थी, वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब वो फोन करे उसको छोड़े कि हाँ मैडम मेरा भी करवा दो है। मैडम ने 1 करोड़ रुपए मार दिए सीएचओ से, ध्यान है क्या आपको? है 1 करोड़ रुपए, तुम्हें पता भी नहीं है कि सीएचओ में असली फायदा किसको हुआ है? मैडम को हुआ है असली फायदा। तो लोग तो यूं करते रह गए कि 40,000, अपन तो 10-10 हजार के लिए लड़ रहे ना, मैडम ने तो 1 करोड़ उड़ा दिए पूरे। तो हाँ बिल्कुल, बहुत साथी लोगों को फिर वो समाधान, मैंने सोचा कि ऐसे ही करवा देंगे तो ये कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई भर्ती नहीं अटकेगी। फिर आंदोलन करना पड़ा, तो जाके उसके रिजल्ट के लिए जारी करवाना, सारे सिस्टम करवाना, हर रोज एनएचएम भागदौड़, एक चीज सोच ली कि ये करवानी है। बीच में लोगों ने ताने भी दिए, बोले ये भर्ती में, अरे हरियाणा वाली हो देखो 10 दिन में रिजल्ट जारी हो गया, 800 कुछ 687 थी। हाँ बोले इतनी भर्तियां थी, 2 मिनट में निकाला और 10 दिन में रिजल्ट जारी। वो अब यूं कह रहे हैं अब सल्टा दो, हमारे वाली सल्टा दो भाई साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है। दुष्यंत चौटाला जी से मैं मिला हूं उस चक्कर में, और वो कह रहे हैं कि मैं निपटा भी दूंगा, वो कोर्ट में अधीन है मामला, कोई साथी लोग उसमें लग भी रहे हो तो उनको कह देना कि अभी इस 1 महीने में पूरी निपट जाएगी वो भर्ती। वही एमपी वाले लोग जो है ना, एमपी वाले बोले एमपी में भर्ती भी हो गई, देखो परिणाम जारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा रुक जाओ एक बार, हो जाने दो, अपने वाला तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और हुआ क्या, वही एमपी की भर्ती पूरी रद्द हो गई, अब वापिस से 3800 निकालिए, ध्यान है आपको। और
ये चोरों ने मेरे को बावड़ा कर दिया फोन कर करके, अरे भाई साहब एमपी वाली हो गई, अपनी रह गई। अरे भाई साहब, मैंने कहा अरे सोने दो एक दिन, एक बार मेरे को थोड़ा आइडिया लगाने दो, दिल्ली जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो चैन से सोने दो। रात को 3-3 4-4 घंटे सो के रातें गुजारी है। 2-2 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठ के वापिस भागने लग जाते हैं, क्योंकि खुद के भी काम करने और साथ में अपने साथियों को भी कसम खा ली कि ये प्रोफेशन बदलना है तो बदलना ही है। अब शोषण इतना भयंकर हो गया कि यूं था मन की इस प्रोफेशन को हमें बदलना है। कसम खाई थी, 4.5 महीने हुए हैं, भागदौड़ चल रही है, 8 महीने और बचे हुए हैं, 7.5-8 महीने, 4.5 तो नहीं हुए अभी, 4 महीने में होने में टाइम है अभी वैसे तो। और कसम खाई थी और वीडियो में भी कहा था साफ, और हर जगह पे बोला था, साफ कह रहा हूं मैं कि 8 महीने हैं मेरे पास, इस 8 महीने में मैं हर हाल में इस प्रोफेशन को बदल के दिखाऊंगा। इसमें जो डिग्निटी नर्सेज ने खोई है, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सबने जितनी डिग्निटी खोई है ना, जो शोषण हुआ है, उस शोषण का पूरा हिसाब अपन सरकार से लेंगे। और एक एक चीज जो होनी चाहिए इनके लिए, जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं अपन उपलब्ध करा के छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, कई साथी लोग अभी कह भी रहे थे, हिंदी इंग्लिश के लिए भी कुछ लोग टेंशन में चल रहे हैं ना, हिंदी इंग्लिश वाला इश्यू चल रहा है, तो वो वीडियो नहीं डाल पाए। परसों जो वार्ता हुई थी शनिवार को, उसमें साथी लोग भी सभी जो आए यहाँ पे, ये भी साथ ही थे, अंदर वार्ता हुई थी। आप चिंता मत करो, और मैंने हिंदी इंग्लिश का तो लगभग तय ही हो गया है, अपन ने सारे दस्तावेज उसमें दे दिए। एक तो गुजराती भाषा में ही दे दिया कि भाई गुजराती भाषा ही और इंग्लिश भाषा में गुजरात में हो रहा है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है हिंदी इंग्लिश में करवाने में। दूसरा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो इग्नू करवाती है, आप सभी को पता है, तो इग्नू वाला भी दे दिया हमने कि भाई ऑब्जेक्टिव होता है, देख लो ये इग्नू के अंदर तो ऑब्जेक्टिव भी होता है। फिर जब आपको ये पेपर मतलब कई जगह पे तो ऐसी हालत है कि अब जीएनएम है तो ये हिंदी में है। जब आपने शुरू में परीक्षा का जो शुरुआत करी थी, जब परीक्षा का जो पैटर्न रखा था वही हिंदी में रख दिया, तो आप लोगों को अब दिक्कत कहां आ रही है? ये भी तो हिंदी में रख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी इंग्लिश, जो इंग्लिश देना चाहता है उसको इंग्लिश में करवा लो, और जो हिंदी में चाहता है हिंदी में करवा लो। और फिर चलो जीएनएम में तो हिंदी तो है, हिंदी में तो हो रहा है, आयुर्वेद तो संस्कृत में चलती है, तुम कहां से उनको वो करवाओगे बताओ, हैं? अब दिक्कत ये आई थी, जैसे उनको मतलब जैसे बीएससी नर्सिंग वालों को उस वक्त दिक्कत आई, बोले देख लेते हैं एक भाषा में। मैंने एक भाषा में कोई भी नहीं, कॉमन भाषाएं रहेंगी तब तो बताओ, बोले कॉमन भाषाओं में रख देंगे, क्योंकि बाद में बीएससी नर्सिंग वाले कहेंगे कि नारू रोग क्या आ गया, कहां से आ गया, है ना? ये भी तो एक समस्या है ना। तो इसलिए सभी का समाधान यही है, अब की बार पहले से ध्यान रखेंगे। हमें भी पता नहीं था उस वक्त की हिंदी में पेपर आ जाएगा, एंट्रेंस के टाइम पे जब एग्जाम हुआ था ना उस वक्त, क्योंकि सब लोग पेपर भेजे थे, बोले भाई साहब पेपर आउट हो गया, ये देखो इंग्लिश में आए मेरे पास तो 3 पेपर। जब पेपर आया ना बाहर निकले तो देखा तो हिंदी में है पेपर। तो हालांकि हुए होंगे, जब भी कोई एग्जाम सेंटर लेवल पे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े ही हो रहे, आईएएस लेवल के हो रहे, कितना कोशिश करें, प्रयास तो ये रहता है कि कहीं भी कोशिश करते हैं कि भी कैसे भी रुके मामला, लेकिन फिर भी अब रीट में देख लो कैसे कैसे माहौल हो गए, कितना वो हो गया, लेकिन वही बात है। तो इसलिए साथियों ये है कि मुद्दा अपन लोग फेयर तरीके से अगर सोल्व करें, लड़ाई को लड़े और लगातार जारी रखें ना, तो कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। अपन लोग मेहनत करेंगे तो परमानेंट वाली तो देखो, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं, अपनी मेन चीज एक तो परमानेंट वाली, एक हिंदी इंग्लिश वाली है। तो परमानेंट वाले में ऐसे था, सभी को पता है कि लगभग वीडियो में भी देख लिया होगा आप लोगों ने, जब सतपाल मलिक जी अभी राज्यपाल थे तो सही मौका था कि परमानेंट वाला भी अभी कर लाएं। उस वक्त जब सक्सेना मैडम ने गाइड किया था, सक्सेना मैडम ने अब की बार गाइड किया, जो WHO से जुड़ी हुई है, वो मैडम ने पहले भी गाइड किया जब 2015-16 में थे, अब मैडम रिटायर हो गई, तो मैडम ने ये बताया था, दिल्ली है वो, तो दिल्ली से मैडम से मिलते थे और वही थोड़ा बहुत ज्ञान देती थी इस बारे में कि तुम इस दवा लिखने के अधिकार को इस तरह से मत रखो सरकार के सामने। अपन पहले तो ये कहते थे कि दवा लिखने का अधिकार दिया जाए, लेकिन फिर उसको प्रेजेंट अपन लोगों को कैसे करवाया? मैडम ने कहा कि 16 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके अंदर नर्सेज दवा लिखते हैं, उसके लिए उनको अलग से कोर्स करवाया जाता है। ऐसे ये कोर्स करने की मांग रखो और फिर आप लोगों को एज ए जूनियर डॉक्टर की तरह काम में लिया जाएगा सभी क्षेत्रों में। और मैंने कहा मैडम डॉक्टर्स की कमी है तो इसलिए हम तो दवा का, बोले ये बात उनसे कहो कि डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन जेपी नड्डा जी को पूरा समझाया। और चाहे जब भी डॉक्टर्स भी स्ट्राइक करके खड़े हो जाते थे, आप सभी को पता ही है, तो हमने बताया कि साहब कभी भी स्ट्राइक्स हो जाती है और कभी भी अगर थोड़ी सी उनसे कम तनख्वाह में इजीली आप लोगों को एज ए जूनियर डॉक्टर जो बेसिक दवाइयां लिख सकते हैं,
ऐसे डॉक्टर्स तो अपन को मिल ही सकते हैं जो बेसिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके लिए नर्सेज को बेसिक मेडिसिन का वैसे ही पता रहती है, वो रोज ड्यूटी करते हैं, सब कुछ है उनके सामने होता है सारा, वो खुद ही करते हैं ज्यादातर। तो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स के नहीं भी रहे, इधर उधर रहे तो इनको क्यों ना कोर्स करवा के और इनको इस तरह से तैयार करा दे कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जहां डॉक्टरों की कमी है उस कमी को आराम से इजीली दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना सुझाव पॉजिटिव माना। मैंने कहा 16 कंट्रीज में भी ऐसा है, उसके डॉक्यूमेंट्स हम निकाल के लेके गए, क्यूबा के निकाल के लेके गए थे, अलग अलग जो कंट्रीज थे। मेन तो क्यूबा का बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे मजबूत क्यूबा का ही बेसिक स्ट्रक्चर है। आप क्यूबा इतना सा देश है, उसका कमाई का जरिया आप लोगों को पता है कि क्या है? क्यूबा का कमाई का जरिया ही मेडिकल फील्ड है। क्या करते हैं वो कि डॉक्टर्स तैयार करते हैं, वो नर्सेज तैयार कर देते हैं। अब उनके पास वैसे तो कमाई का साधन नहीं है, लेकिन वो अदर कंट्रीज को किराए पे डॉक्टर्स और वो लीज पे देते हैं एक तरीके से, और साल के जैसे 90 लाख रुपए में डॉक्टर दे दिया उनको या 1 करोड़ में दे दिया, फिर 50% उसका सरकार रख लेती है और 50% उस व्यक्ति को और उसकी पूरी व्यवस्थाएं और आगे का, अब वो सरकार के खाते में आधा पैसा आ गया। तो इस तरह से सरकारें कमाई करती हैं। तो अपन लोग तो किसी से कम है ही नहीं ना, इंडियन किसी से कम है क्या भारतीय? तो मैं तो ये चाहता हूं कि सेम ऐसा ही प्रोडक्शन इंडिया में भी हो, नर्सेज का भी हो, डॉक्टर्स का भी हो, और भी बहुत उपाय है। इस प्रोफेशन को बहुत आगे लेके जाएंगे अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। ये मेरा वादा है आप लोगों से, गारंटेड। नई नई चीजें और भी करवाएंगे। तो ये प्रेजेंट की और जूनियर डॉक्टर के रूप में अपन लोगों को ये मौका मिला। कई देशों में 8 महीने का भी है, कई में 1 साल का भी है कोर्स, ब्रिज कोर्स का, किसी में 6 महीने का भी है, कईयों में सिर्फ 3 महीने का भी है। तो ऐसे कोर्सेज हैं। तो ऐसे अपने इंडिया लेवल में फिर 6 महीने का कोर्स शुरू किया गया। आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हो रही थी, उसके तहत अपन को बढ़िया मौका मिला, प्लेटफॉर्म मिला, उसी के तहत अपन लोगों का उद्धार हो गया और बहुत पॉजिटिव तरीके से। उस टाइम जेपी नड्डा जी थे, हालांकि हर्षवर्धन जी होते तो नहीं करते, मैं कह रहा हूं 100% नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर साहब तो पता नहीं, नर्सेज के तो बहुत एंटी चले हैं, आप सभी को पता है। 80-20 भी उन्होंने किया है और उन्होंने पॉजिटिव नहीं रखा, ये मैं आपसे खुद कह रहा हूं। 80-20 तो अब तो गर्ल्स भी चाहती होंगी, अब तो हो जाए, अब तो लग गए तुम लोग नौकरी हैं, क्योंकि गलत ही हो रहा है लड़कों के साथ, है ना, अन्याय तो हो ही रहा है। तो 50-50 कर दो, वो ज्यादा सही है ना, कर देना चाहिए ना, क्योंकि सभी की फैमिली में भाई बुई भी दुखी है, किसी के कोई दुखी है, तो तो काफी लोग दुखी हैं। तो 80-20 के लिए भी समाधान करेंगे, बहुत जल्द। भागदौड़ भी चल रही है, राजनीतिक रूप से भी चल रही है, तो कोर्ट में तारीखें भी पड़ रही हैं, अभी धीरे धीरे फैसले आ रहे हैं, अभी लगा रखी हैं रिटे, लेकिन अपने ही लोगों ने अपने ही साथ पार्टी बन के कोर्ट में भी अपन के साथ चीटिंग करने का प्रयास किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सत्य, वो कहते हैं ना, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, है ना। अपने वाला पराजित तो छोड़ो, 100% डंके की चोट पे जीतेंगे, कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। तो इस तरह से ये सीएचओ का तो आप लोगों को वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद लगे हो, एक एक चीज आप लोगों ने लाइव देखी है।